हेलो दोस्तों, वेलकम टू दृष्टि फॉर ऑल एग्ज़ाम। स्वागत है आपका सभी भाइयों का। और आप जानते हैं कि यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है और उसके लिए करंट अफेयर सबसे बड़ी चुनौती होती है। तो इसी कड़ी में आप करंट अफेयर पढ़ रहे होंगे, आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन हम जो आपके लिए लेके आए हैं क्विक रिवीजन, जो आपके करंट अफेयर को फास्टली रिवाइज़ करवाएगा। और अगर आप इस क्लास को देखते हैं तो मैं श्योर हूँ कि आपका रिवीजन और बेहतर हो जाएगा और आप अच्छे से क्वेश्चन कर पाएंगे। और चूँकि बहुत से लोग पढ़ाने वाले हैं यूट्यूब पे, बहुत से लोग आपको यही क्लास पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि बेहतर तरीका क्या हो सकता है, कितनी चीज़ें पढ़नी है, क्योंकि पढ़ाने वाले बहुत हैं और बहुत कुछ पढ़ा देते हैं, उसमें आता नहीं है और कई चीज़ें ऐसे ही आप बिना मतलब के अपने दिमाग में भरते रहते हैं। तो हम यहाँ पे उतनी ही बात करेंगे जितनी आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, जिसमें से क्वेश्चन बन सकता है। और अगर आप इसको देख लेते हैं तो आप ये मान के चलिए आपको और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ अपनी किताब को रिवाइज़ करिए, इसके ज़रिए करिए, इसको देखते रहिए, अपनी किताब को देखते रहिए। कितना देखना है, कितना पढ़ना है, वो आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। अगर आपने इसको नहीं देखा तो ये समझिए कि आप बहुत सी चीज़ें फालतू की याद कर लेंगे। अगर इनको याद करते हैं तो आप मान के चलिए कि आपके 20 क्वेश्चन जो करंट अफेयर के यूपी पीसीएस में आते हैं या उससे ज़्यादा आते हैं, तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें कर पाएंगे। तो इसी वीडियो में हम आपको आज राष्ट्रीय परिदृश्य बता रहे हैं। आगे की क्लास में हम आपके लिए आगे के स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करते जाएंगे और 3 से 4 क्लास में आपकी पूरी दृष्टि आँख वाली जो है वो रिवाइज़ करवाने वाले हैं शार्पली, और जितना एग्ज़ाम में आता है उतना आपको मिले, आपको याद हो जाए, ये हमारी उम्मीद रहेगी। इसी के साथ हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं और मैं जैसे जैसे पढ़ाते जाऊँगा वैसे वैसे आप अपना रिवाइज़ करते जाएँ, आप अपने हाईलाइट करते जाएँ, आप पेन से अंडरलाइन करते जाएँ। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। और इसमें पहली जो न्यूज़ है राष्ट्रीय परिदृश्य में, ये ध्यान रखिए कि आज की वीडियो में राष्ट्रीय परिदृश्य पूरा खत्म करना है और शार्पली करना, जितना आ सकता है उतने पे मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत करी है आपके लिए, और इसको देख के जाना है। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसको तो ध्यान में रखना ही रखना है, ये मान के चलिए। तो शुरू करें और आगे बढ़ते हैं कि पहला क्वेश्चन है, पहला हमारा करंट अफेयर का टॉपिक है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023। इसमें क्या हुआ है कि स्वच्छ सर्वेक्षण निकाला गया और इसमें देखा गया कि कौन पहले पे है, कौन दूसरे पे है और सबसे स्वच्छ जगह कौन सी है। तो इस स्वच्छ सर्वेक्षण में 4477 शहर शामिल किए गए और ये इस टाइम जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 हुआ है वो 8वां संस्करण है। ठीक है दोस्तों, 8वां संस्करण है। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि ये लगातार इस स्वच्छ सर्वेक्षण में लगातार इंदौर जो है वो 7वीं बार पहले नंबर पे, यानी सबसे स्वच्छ शहर है, स्वच्छ शहर बना हुआ है। और इसके साथ ही इंदौर के साथ साथ सूरत गुजरात को भी प्रथम स्थान दिया गया। यानी ये मान के चलिए कि दोनों जो इंदौर और सूरत हैं वो पहली बार दोनों एक साथ पहले नंबर पर इस रैंक में हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बात याद रखनी है, बाकी इसमें ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। और ये और जानना है, चूँकि यूपी का एग्ज़ाम है तो यूपी किस नंबर पे है ये पूछे अगर, तो आप कौन सा बताएंगे, 9वां नंबर बताएंगे, यानी 9th नंबर पे आपका यूपी है। तो इसी में आगे शीर्ष में बढ़ते हैं कि शीर्ष 20 शहरों में उत्तर प्रदेश केवल एक शहर, उत्तर प्रदेश का एक शहर है नोएडा, जो 14वें नंबर पर है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में यूपी का अगर कोई शहर पूछता है तो आप कौन सा लगाएंगे, नोएडा। सिर्फ एक जो है शहर है वो नोएडा है। ऐसे ही आगे इसमें बात करते हैं कि कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के तहत नोएडा को 5 स्टार शहर के रूप में प्रमाणित किया गया है। यानी कि नोएडा को 5 स्टार शहर के रूप में प्रमाणित किया गया है स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल कचरा मुक्त शहरों की श्रेणी में। अगली न्यूज़ है कि पीएम जनमन सूचना क्या है, या ये योजना क्या है जो चलाएगी। यानी ये योजना जो है वो एसटी से संबंधित है, यानी कि हमारे अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। और इसमें क्या मेन बात है, वो समझने वाली बात है कि 75 समुदायों को, 75 समुदायों को जो एसटी के हैं, अनुसूचित जनजाति के हैं, विशेष रूप से संबंधित संवेदनशील जनजाति समूहों के रूप में वर्गीकृत किया गया है 75 समुदायों को। ठीक है दोस्तों, ये बात समझने वाली है कि पीएम जनमन योजना के तहत एसटी के 75 समुदायों को विशेष रूप से संवेदनशील, यानी कि वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये जो बात की गई वो बजट 2023 और 24 में इनके बारे में कहा गया। और ये एक तरह से प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन प्रारंभ किए जाने की घोषणा की थी बजट 2023-24 में, जिसके अंतर्गत इनको 75 समुदायों को विशेष रूप से संवेदनशील जनजाति समूहों में वर्गीकृत किया गया था। इसी में क्या बात है तो वो बात समझ लेते हैं कि 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में झारखंड के खूंटी जिले से प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, यानी कि पीएम जनमन की शुरुआत की थी। और इसमें क्या है कि इसमें इस मिशन का लक्ष्य है विशेष रूप से संवेदनशील 75 जनजाति समूहों का विकास करना। ठीक है ना,
तो ये जो 75 जनजाति समूह हैं इनका विकास करना जो संवेदनशील हैं, इस मिशन का लक्ष्य है किसका? पीएम जनमन का, जनमन मिशन का। और इसमें क्या है कि इस मिशन के लिए केंद्रीय जनजातीय कार्यालय को नोडल एजेंसी बनाया गया है, नोडल मंत्रालय, समन्वय मंत्रालय बनाया गया है। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है और इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। अगला न्यूज़ है कि नमो ड्रोन दीदी योजना क्या है। तो नमो ड्रोन दीदी योजना जो है वो भारत के उर्वरक यानी फर्टिलाइजर्स का दूसरा सबसे बड़ा व्यापक उत्पादक है। यानी भारत जो है वो फर्टिलाइज़र का, जैसा कि हम जानते हैं कि दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और उर्वरकों का सबसे बड़ा यानी कि दूसरा सबसे बड़ा आयातक भी है, इंपोर्टर भी है। यूज भी करते हैं और हम आयात भी करते हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए और किसान ड्रोन के उद्भव से कृषि पद्धति में क्रांतिकारी परिवर्तन संभव हो, इसके लिए किसान ड्रोन के माध्यम से उर्वरकों के छिड़काव की प्रणाली स्वचालित हो गई है। और इसी में ये जो योजना है हमने चलाई है कि नमो ड्रोन दीदी योजना को मंजूरी दी गई। और इसमें क्या कहा गया है कि नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र का शुभारंभ भी किया। क्योंकि इसके तहत क्या किया जाएगा, इस योजना के तहत तो केंद्र सरकार 15,000 चयनित महिला स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ड्रोन प्रदान करेगी। ठीक है, और यही ड्रोन क्या करेंगे? खेतों में उर्वरक फैलाएंगे। क्या करेंगे? उर्वरक और कीटनाशक का छिड़काव करने में मदद करेंगे। इन्हीं के जरिए, ड्रोन के जरिए हम ये छिड़काव करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि ग्रामीण महिलाओं को ड्रोन संचालन में प्रशिक्षित भी किया जाएगा और जो प्रशिक्षित होंगी उन महिलाओं को ड्रोन दीदी के नाम से जाना जाएगा। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं कि अगली न्यूज़ है 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए उनका नतीजा क्या था, उसमें कौन मुख्यमंत्री बना, उस राज्य में कितनी सीटें हैं, इन सब के बारे में कभी कभी क्वेश्चन कर लेता है। जैसे किन किन में हुआ वो जान लेते हैं कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान, तेलंगाना में विधानसभा के चुनाव हुए। तो पहला छत्तीसगढ़ जो है उसके चुनाव हुए और छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो 90 सीटें हैं। अगर पूछता है, मिलान करने में कई बार आ जाते हैं, तो कितनी सीटें हैं, तो आप छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटें लगाएंगे। और इस विधानसभा चुनाव में चुनई चिरई को शुभंकर घोषित किया गया। ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर शुभंकर पूछता है छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के, तो चुनई चिरई, चूँकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको ध्यान में रखने की बात है कि अलग सा नाम है, शायद पूछ ले कि चुनई चिरई क्या है, तो ये शुभंकर है। इससे ही अगली न्यूज़ है कि इसमें बीजेपी ने बहुमत हासिल किया, यानी कि छत्तीसगढ़ में जो सरकार बनी है वो बीजेपी की बनी है। और यहाँ पे जो मुख्यमंत्री बने हैं नए, वो विष्णुदेव साय बने हैं। कौन बने हैं? विष्णुदेव साय। और ये छत्तीसगढ़ के चौथे मुख्यमंत्री हैं और छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टार लगाने वाला कि छत्तीसगढ़ में पहले आदिवासी मुख्यमंत्री कौन है? विष्णुदेव साय है। और इसी में छत्तीसगढ़ में जो रमन सिंह हैं उनको विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट बात थी। अब वैसे भी याद रखिए जनरल नॉलेज के हिसाब से, और क्वेश्चन में आता है तो आप इसमें लगा सकते हैं। अगला चुनाव जो हुआ वो मध्य प्रदेश में हुआ और इसमें क्या क्या है, तो विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 230 सीटें हैं। मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो भोपाल में मोहन यादव ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है और नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है। ये बात ध्यान रखने वाली बात है। अभी अगला न्यूज़ जो विधानसभा चुनाव हुए वो मिजोरम में, और मिजोरम में विधानसभा सीटें कितनी हैं? तो 40 हैं। कितनी सीटें हैं? 40 सीटें हैं। और यहाँ जो मुख्यमंत्री बने हैं वो कौन बने हैं उनकी बात करेंगे, लेकिन जो पार्टी जीती है उसका नाम है जोरम पीपुल्स मूवमेंट और 27 सीटों को जीतकर ये इसने अपनी पार्टी बनाई है। इसके जो पार्टी नेता हैं वो लाल दोहोमा मुख्यमंत्री बने मिजोरम के, लाल दोहोमा, और ZPM इनकी पार्टी का नाम है, लाल दोहोमा की। और लाल दोहोमा के बारे में एक इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने सबसे पहले वर्ष 1988 में दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित होने वाली पहले लोकसभा सांसद थे। यानी कि अगर ये पूछा जाए कि दल बदल विरोधी कानून के तहत पहले लोकसभा नेता या सांसद कौन थे जो अयोग्य घोषित किए गए थे, तो यही थे लाल दोहोमा, जिनको मिजोरम के CM बना दिया गया है। राजस्थान का चुनाव की बात करें तो राजस्थान विधानसभा में कुल 200 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 200 सीटें हैं। और यहाँ पे जो मुख्यमंत्री और जो पार्टी जीती है वो बीजेपी जीती है और ये भजन लाल शर्मा ने यहाँ CM के रूप में शपथ ली है। किसने ली है? भजन लाल शर्मा ने। और चूँकि वासुदेव देवनानी विधानसभा के अध्यक्ष बने, ये भी आपको ध्यान रखना है कि कौन बने हैं? वासुदेव देवनानी विधानसभा अध्यक्ष बने हैं। अगली है न्यूज़ के तेलंगाना में विधानसभा चुनाव हुए, वहाँ पे क्या नतीजे रहे, तो यहाँ कुल विधानसभा सीटें हैं 119, कुल 119 सीटें हैं विधानसभा की। और यहाँ पे अनुमुला रेवंत रेड्डी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। ऐसी ही अगली न्यूज़ है कि 370 पे सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय। तो 370
यानी कि जम्मू कश्मीर में क्या इंपॉर्टेंट बात है अगर उसकी बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय ने 5-0 के सर्वमत फैसले से केंद्र सरकार का द्वारा संविधान के अनुच्छेद 370 और 335 अनुच्छेद 35A को निरस्त करने के निर्णय को वैध ठहराया। यानी कि जो जो हमारी केंद्र सरकार ने किया था 2019 में वो मान्य किया गया है, यानी वैध ठहराया गया है। बस इतनी सी समझने वाली बात थी, इसमें कुछ आपसे क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। हाँ, ये 370 में आपको जैसे कि पता है कि अस्थायी उपबंध थे, तो इसको लेकर केंद्र सरकार ने अपना एक्शन लिया और 2019 में इन दोनों को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूटी बना दिया। ये आपको पता ही है, 5 अगस्त 2019 को ये दोनों यूटी बन गए और 31 अक्टूबर को इनको कानूनी तौर पर वैध ठहरा दिया गया। अगली न्यूज़ में हम अगर बात करें तो अगली न्यूज़ आपके लिए जो इम्पोर्टेंट बनेगी वो मेरा युवा भारत जो है उसमें क्या जानने के लिए है आपके लिए, वो आपको जानने की बात है। क्योंकि राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, उसी दिवस नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर मेरा युवा भारत मंच का शुभारंभ किया गया नरेंद्र मोदी के जरिए। और इसमें क्या है कि युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय द्वारा स्थापित एक स्वायत्त निकाय के रूप में मेरा युवा भारत को बनाया गया है। ये एक मंच है जिस पे क्या होगा वो हम बात कर लेते हैं कि मेरा युवा भारत को देश के युवाओं के लिए एक ही स्थान पर संपूर्ण जानकारी के मंच के रूप में, यानी संपूर्ण सरकारी मंच के रूप में सेवा प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। ठीक है, क्या किया गया है कि देश के युवाओं के लिए एक ही स्थान पर एक संपूर्ण सरकारी मंच के रूप में सेवा प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है मेरा युवा भारत को। बस इतनी सी बात जानने के लिए कि किस लिए शुरू किया गया है। और एक और इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो मंच है वो राष्ट्रीय युवा नीति में दी गई युवा की परिभाषा के अनुरूप 15 से 29 वर्ष आयु के युवाओं को लाभान्वित करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये इनके बीच के एज के बच्चों को यानी युवाओं को लाभान्वित करेगा, एक ही जगह पे इनको सेवाएं मिलेंगी। अगली न्यूज़ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकती है वो ये है कि मेरी माटी मेरा देश, मेरी माटी मेरा देश। ये क्या है? तो यह अभियान उन वीरों और वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि के रूप में आयोजित किया गया है जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। इस अभियान की टैगलाइन क्या थी? तो मेरी मिट्टी को नमन वीरों को बंधन, मिट्टी को नमन वीरों को बंधन। इस मेरी माटी मेरे देश के अभियान की टैगलाइन ये थी। तो आपको बस ये समझना है। और कब शुरू किया गया? तो ये 9 अगस्त से लेकर 31 अक्टूबर 2023 तक इस अभियान का आयोजन किया गया। ये कुछ आपको इंपॉर्टेंट बातें हैं जो ध्यान में रखनी है। मैं बस वही बातें बता रहा हूँ जो एग्ज़ाम में आ सकती हैं, आएंगी। फालतू की बातें मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं है। फिर सिर्फ कोई रिवीजन है तो आप इसको उसी नज़रिए से करते रहें जैसा मैं बताते जा रहा हूँ। तो अगली है कि नमो भारत ट्रेन भारत की पहली रैपिड रेल सेवा। तो नई विश्व स्तरीय परिवहन संरचना के निर्माण के माध्यम से देश में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाने को रूपांतरित करने के प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप में क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट प्रणाली का विकास किया गया। तो समझ पा रहे हैं कि ये कहना चाह रहे हैं कि अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट प्रणाली को बनाया गया, यानी उसका विकास किया गया। तो ये क्या है, इसके अंदर क्या है वो बात हम आपको बताते हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकती है। कि नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के साहेबाबाद रैपिड एक्स स्टेशन पर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS गलियारे के प्राथमिकता वाले खंड का उद्घाटन किया। यानी कि जो पहला उद्घाटन हुआ वो RRTS का वो यहाँ पे हुआ दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के गलियारे पर। और इसके साथ ही उन्होंने भारत की पहली रैपिड रेल सेवा नमो भारत ट्रेन को राष्ट्र को समर्पित किया। कौन सी ट्रेन को? नमो भारत ट्रेन को। बस इतना बात आपको समझनी है कि कहाँ पे शुरू किया गया इसको, ठीक है, और कौन सी ट्रेन शुरू करेगी रैपिड रेल सेवा कौन सी? तो नमो भारत ट्रेन को राष्ट्र को समर्पित किया। बस इतनी बात समझनी है। आगे बढ़ते हैं कि अगली न्यूज़ है कि गांगे यानी कि गंगा डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश का जलीय जीव घोषित कर दिया गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि गंगा डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम आपको पता होना चाहिए, प्लेटनिस्टा गैंगेटिका इसका साइंटिफिक नेम है। और गांगे जो डॉल्फिन है वो विश्व में मीठे पानी में पाई जाने वाली 4 डॉल्फिन प्रजातियों में से एक है। अन्य 3 कौन सी हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो यांगजी नदी चीन में, उसमें वेजी डॉल्फिन, सिंधु नदी में पाई जाने वाली भुलन डॉल्फिन और अमेजन नदी में पाई जाने वाली बोटो डॉल्फिन, ये अलग 3 हैं। और गांगे डॉल्फिन एक चौथी है, यानी 4 प्रजातियाँ गांगे डॉल्फिन की हैं। गंगा नदी की डॉल्फिन को प्राय टाइगर ऑफ द गंगा भी कहा जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि टाइगर ऑफ द गंगा किसको बोलते हैं तो आप क्या बताएंगे? गांगे डॉल्फिन या गंगा डॉल्फिन को आप कहेंगे कि ये टाइगर ऑफ द गंगा भी इसको कहा जाता है। ये जीव अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगों, यानी जो ये हमारी मछली है वो अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगों को उत्सर्जित करने के माध्यम से शिकार करते हैं। यानी अपना शिकार कैसे करती है वो अल्ट्रासोनिक वेव्स के जरिए
करती है। याद रखने वाली क्या बातें हैं और इसमें तो वो बात करें तो उत्तर प्रदेश के जो वन विभाग द्वारा ये इसको जलीय जीव घोषित कर दिया गया है, मान्यता दे दी गई है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने 2010 में इसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। 2008 में असम सरकार द्वारा राज्य का जलीय पशु इसको घोषित किया गया। 3 बातें आपको याद रखनी है, एक तो यूपी की, एक केंद्र सरकार की, एक असम की। तो यूपी ने इस साल यानी 2023 में जलीय जीव इसको घोषित किया और केंद्र सरकार ने 2010 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया और 2008 में असम सरकार द्वारा राज्य का जलीय जीव घोषित किया गया। तो ये 3 बातें आपको जानने वाली हैं। चौथी बात यह है कि 2019 में पंजाब द्वारा सिंधु नदी की डॉल्फिन को जिसका हमने नाम दिया था भूलन डॉल्फिन। क्या नाम दिया था? भूलन डॉल्फिन। तो पंजाब सरकार ने भूलन डॉल्फिन को राज्य का जलीय जीव घोषित किया था 2019 में। ये बात आपको ध्यान रखनी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात नोट में कि उत्तर प्रदेश की राज्य मछली चितला है। कौन सी मछली है? चितला है। राज्य मछली चितला है। IUCN, अब ये समझ लेते हैं कि ये गंगा डॉल्फिन जो है किस किस लिस्ट में आती है। तो IUCN की लिस्ट में ये संकटग्रस्त में आती है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में ये अनुसूची 1 में आती है। साइट में अगर पूछें तो परसिस्टी 1 में आती है। ये 3 बातें आपको याद रखनी है कि अगर IUCN पूछता है तो आप संकटग्रस्त यानी कि एंडेंजर्ड बताएंगे, और अगर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में पूछता है तो आप अनुसूची 1 या शेड्यूल 1 में बताएंगे। साइट्स की उसमें पूछता है तो आप कौन सी लिस्ट में बताएंगे? परसिस्टी 1 में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, अगला ऐसी एक न्यूज़ आई है कि घोल मछली एक है जिसको गुजरात की राज्य मछली घोषित किया गया है। गुजरात की राज्य मछली घोषित किया गया है। वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो प्रोटोनिबिया डाइकेंथस इसका नाम है। इसे गोल्ड फिश भी कहा जाता है। ये भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछलियों में से एक है। ये बड़ी बात है। तो गोल्ड फिश भी कहा जाता है। घोल मछली को राज्य मछली घोषित किया गुजरात ने। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। और अगली बात है कि इसके लिए जो एक संरक्षण क्षेत्र बनाया गया वो विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य बिहार में बनाया गया है। ठीक है, गंगा डॉल्फिन के लिए। ये तो आप अलग इंपॉर्टेंट बात थी इतनी। इसके अलावा हट के गंगा डॉल्फिन के लिए विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य बिहार में बनाया गया। कहाँ बनाया गया? तो भागलपुर ज़िले में ये बिहार के बनाया गया। अगली जानने वाली इसमें बात है कि 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 अगस्त को 2020 को प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कौन सी? प्रोजेक्ट डॉल्फिन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका ध्यान रखें कि ये पूछ सकता है कि प्रोजेक्ट डॉल्फिन कब शुरू किया है। तो आपने कब किया? 15 अगस्त 2020 को। ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाएं। अगली क्वेश्चन है कि आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल। ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी हम इसके बारे में 2-3 बातें जान लेते हैं कि क्या है ये। तो आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल को लॉन्च किया नई दिल्ली से। ये बात याद रखनी है किसने किया। तो आप इसको केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद ने। इसके तहत क्या है? तो चिकित्सकों द्वारा आयुर्वेद के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए ये पहल शुरू करी गई है। कौन सी? आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल। अगली जानने वाली बात है कि भारतीय भेषज संहिता आयोग PDG का सदस्य बना। अब बस इतनी सी बात जान रही है। अगली इंपॉर्टेंट जो आपके लिए न्यूज़ है वो जानने वाली है समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय। इसको मान लीजिए ये आपके एग्ज़ाम में रखा हुआ है क्वेश्चन। ये बहुत ज़रूरी है आपको जानना। ये भी पूछ सकता है कि समक्का सरक्का वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है। वन्य जीव अगर ये भी पूछता है तब भी आप तेलंगाना लगाना। ये भी पूछ सकता है। इसके अलावा जो न्यूज़ है वो भी हम बात कर रहे हैं कि समक्का सरक्का जठारा कुंभ मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। ये बात याद रखनी है कि दूसरा सबसे बड़ा भारत का मेला कौन सा है? समक्का सरक्का जठारा। इस समक्का सरक्का जठारा या मेदाराम जठारा भी कहा जाता है इसे। यह एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय मेला है। अब ये पूछे अगर कि सबसे बड़ा एशिया का जनजातीय मेला कौन सा है तो आप कौन सा लाएंगे? समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो ये तेलंगाना में है। इसके अलावा यहाँ पे एक मेला एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय मेला आप जानते हैं कि मनाया जाता है। इस मेले का आयोजन तेलंगाना के दूसरे सबसे बड़े जनजातीय समुदाय कोया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ये द्विवार्षिक मेला है यानी कि 2 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। अब जो न्यूज़ है वो जान लेते हैं। और न्यूज़ में क्या है कि ये एक विश्वविद्यालय बनाया गया है। केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 को संसद में प्रस्तावित किया गया और इसको मंजूरी मिल गई। इसके अलावा समक्का सरक्का जठारा को तेलंगाना सरकार द्वारा राज्य उत्सव भी घोषित किया गया है।
जो मेला होता है, जो फेस्टिवल होता है, उसको राज्य उत्सव भी घोषित किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात समझ जानने वाली है कि विश्वविद्यालय, ये जो विश्वविद्यालय है समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, वो तेलंगाना के मुलुगु ज़िले में स्थापित किया गया। तो ये पूछ सकता है कि कहाँ पे है, तो तेलंगाना के मुलुगु ज़िले में स्थापित किया गया। अगली जानने वाली बात है कि ट्रैवल फॉर लाइफ, ये न्यूज़ क्या है। तो इसका तात्पर्य है कि पर्यावरण के लिए जीवन शैली, यानी कि लाइफ का मतलब होता है कि पर्यावरण के लिए जीवन शैली, और ट्रैवल का आप मतलब जान ही रहे। तो इसमें नई बात क्या है कि 1 नवंबर 2021 को गिलास्गो यूनाइटेड किंगडम में आयोजित हुई था जो UNFCCC का जो कॉप जो है COP26 आज प्रस्तावित था। उसमें क्या हुआ कि नरेंद्र मोदी जी ने एकता गुजरात में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी से मिशन लाइफ को शुरू किया था, औपचारिक घोषणा की थी। इसके अलावा लाइफ जो प्रोग्राम चलाया वो हमारे COP26 से चलाया था गिलास्गो से। तो यहाँ शुरुआत तो औपचारिक कहाँ से पूछी गई, अगर पूछी जाती है तो आप कहाँ से लगाएंगे, गुजरात से। और इसको हमने COP26 में आगे बात को रखा कि हम ऐसा मिशन चलाना चाहते हैं। आगे बात क्या है कि 27 सितंबर 2023 को पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार ने विश्व पर्यटन दिवस, यानी 27 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया। और इस अवसर पर भारत मंडपम, यानी नई दिल्ली का जो भारत मंडपम है, उसमें ट्रैवल फॉर लाइफ कार्यक्रम को वैश्विक रूप से लॉन्च किया। तो ये बड़ी बात जानने वाली है कि हमने नई दिल्ली से ट्रैवल फॉर लाइफ को कार्यक्रम को लॉन्च किया। और इस कार्यक्रम का लक्ष्य क्या है, तो ये सतत पर्यटन के लिए राष्ट्रीय रणनीति बनाने के लिए है। यानी ये सतत पर्यटन के लिए राष्ट्रीय रणनीति के साथ अभिसरण यानी कन्वर्जेंस में देश में स्थायी पर्यटन को बढ़ावा देना है। इस मिशन का लक्ष्य किसका, ट्रैवल फॉर लाइफ, इस मिशन का लक्ष्य क्या है, तो ये हम ऐसी रणनीति बनाएं जिसके जरिए स्थायी पर्यटन को बढ़ावा मिले। और इसमें चिन्हित किए गए जो 8 क्षेत्र, तो उनको पढ़ना नहीं है, वो 8 क्षेत्र पूछेगा नहीं, आप बस इतना मान लीजिए 8 केंद्रीय विषय इसमें शामिल किए गए हैं। अगली न्यूज़ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकती है उस पर हम बात करते हैं, और उसमें जो बात है वो है भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड। ये क्या है, तो केंद्र, इससे पहले कुछ इसके बारे में जान लेते हैं कि भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड क्या है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के गठन को मंजूरी प्रदान की गई। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कब की गई थी, 11 जनवरी 2023 को मंजूरी मिली थी। और नरेंद्र मोदी ने सहकार से समृद्धि विजन के अनुरूप भारत को जैविक उत्पादों से विश्व में अग्रणी बनाने हेतु, यानी इसको NCOL यानी राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड की स्थापना की थी। एक राष्ट्रीय स्तर की बहुराष्ट्रीय समिति के रूप में की गई थी, ये आपको जानना है। तो इस NCOL यानी राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है, ये पूछता है तो आप कहाँ लगाएंगे, आनंद, गुजरात में। अगली जो जानने वाली न्यूज़ है वो जान लेते हैं कि एकात्मकता की मूर्ति को लेके क्या चर्चा में रहा है। तो यह किन के लिए है, तो ये आदि शंकर या शंकराचार्य की मूर्ति है, और इनका जन्म केरल में हुआ। इन्होंने 4 अपने मठ बनाए, जहाँ श्रृंगेरी, पुरी, द्वारका, बद्रीनाथ की स्थापना की। और क्या है, तो MP के यानी मध्य प्रदेश के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान ने, उन्होंने स्टैचू ऑफ वननेस यानी एकात्मकता की मूर्ति स्थापित करी, या कहाँ पे बनाई है, तो ओंकारेश्वर में ही इसका आयोजन किया गया। और शंकरवत रणम नामक समारोह के दौरान किया गया इसका अनावरण, किसका, तो स्टैचू ऑफ वननेस। और ये अद्वैत लोक संग्रहालय, इस अवसर पर यानी कि जब ये इसका मूर्ति का उद्घाटन हो रहा था, तब चौहान जी ने अद्वैत लोक संग्रहालय का भी शिलान्यास किया। अब ये इसके बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात है कि कहाँ बनी है, ये पूछते हैं, तो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की पुनासा तहसील के अंतर्गत ओंकारेश्वर में मंधाता पर्वत पर, कहाँ पे, मंधाता पर्वत पर स्थापित की गई है। 108 फीट ऊंची है ये। आदि शंकराचार्य को चलने की मुद्रा में इसको बनाया गया है। कैसी मुद्रा में बनाया गया है, तो चलने की मुद्रा में बनाया गया है, दर्शाया गया है। और ये कांस्य मिश्र धातु से बनी हुई है, जिसमें 88% तांबा है, 8% टिन है और 4% शीशा है। ठीक है। अगली जानने वाली इसमें बात है कि इस प्रतिमा का वैचारिक स्केच जो बनाया वो वासुदेव कामत ने बनाया। इसके अलावा कुछ और बात जान लेते हैं कि इस स्केच के आधार पर इसी स्केच के आधार पर ये सोलापुर यानी महाराष्ट्र के एक कुशल मूर्तिकार भगवान रामपुरे ने एकात्मकता की मूर्ति
यानी स्टैचू ऑफ वननेस का निर्माण किया। तो निर्माण इन्होंने किया भगवान रामपुरे ने, स्केच बनाया वासुदेव कामत ने। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इससे पहले भी कुछ मूर्तियाँ बन चुकी हैं, वो कौन सी हैं उनको जान लेते हैं। कि गुजरात में है स्टैचू ऑफ यूनिटी, तमिलनाडु में है तिरुवल्लुर प्रतिमा, कर्नाटक में है गोमटेश्वर प्रतिमा, और नई दिल्ली में हनुमान मूर्ति बनाई गई है। तमिलनाडु में भगवान मुरुगन प्रतिमा बनाई गई है। उसके अलावा कर्नाटक में मुरुदेश्वर की भगवान शिव की मूर्ति बनाई गई है। इसके अलावा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, जो आप सभी जानते हैं कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो रामानुजाचार्य के लिए बनाई गई थी इसके भारत में। इसके अलावा ये अब मैरीलैंड अमेरिका में B.R. अम्बेडकर की 19 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। उसका नाम भी स्टैचू ऑफ इक्वलिटी रखा गया है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी रखा गया है। और इसके जो शिल्पकार हैं वो राम वी सुतार हैं। क्या नाम है? राम वी सुतार, जिन्होंने गुजरात की जो स्टैचू ऑफ यूनिटी थी उसको भी बनाया था, उसकी भी डिज़ाइन को बनाया था। इसके अलावा भारत में स्थित B.R. अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया था। किसने किया था? तेलंगाना के तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने। ये आपको बात याद रखने वाली। हैदराबाद में है ये, और 125 फीट ऊंची है। जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की मूर्ति है तेलंगाना में, वो 125 फीट ऊंची है और हैदराबाद में है। तो इसमें अगली न्यूज़ है कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन, यानी हल्दी को वैज्ञानिक वनस्पति नाम क्या बोलते हैं? कुरकुमा लौंगा। ये जिम्बेरेसी परिवार का एक पुष्पीय पौधा है। सदाबहार एवं औषधीय गुणों से युक्त पौधा है। ये जैव सक्रिय यौगिक प्रति ऑक्सीकारक यानी एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। आप सभी जानते हैं, जिसमें आप दूध में मिला के पीते हैं, कैंसर रोधी गुणों के लिए उत्तरदायी है। तो इसीलिए आपको हल्दी किसी न किसी तरीके से यूज करते रहनी चाहिए। भारत में सर्वाधिक हल्दी उत्पादक राज्यों की बात पूछता है तो महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक और तमिलनाडु। हल्दी के वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 62%, यानी हमारे यहाँ इसमें व्यापार होता है 62% का हल्दी का हमारे यहाँ से। तो इसमें इतनी ही बात जानने वाली थी। अगली जो इसमें चर्चा है कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मान लीजिए आपके स्टार वाला क्वेश्चन है, ये आ सकता है। तो सर्वप्रथम 11वीं लोकसभा में तत्कालीन प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा ने के कार्यकाल में 12 सितंबर 1996 को इसके लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया गया था, महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण के लिए। लेकिन ये पास नहीं हो पाया। ऐसे ही चर्चाएं चलती रहीं और अब जाके 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 लाया गया। और ये कौन सा विधेयक बन गया? तो 106वां विधेयक, वो संशोधन बिल जब 128 लाया गया तो ये संशोधन कौन सा नंबर का हो गया? 106वें। और ये बनने के बाद संविधान संशोधन अधिनियम 106/2023 के रूप में अधिनियमित हो गया है। तो इसमें कैसे कैसे पास हुआ? अगर ये मिलाने के लिए भी आता है तो लोकसभा से 20 सितंबर को पास हुआ, राज्यसभा से 21 को, और राष्ट्रपति की स्वीकृति इसको 28 सितंबर को मिली थी। ये याद रखने वाली बात है। चूँकि UPPCS का भी ऐसे क्वेश्चन कर लेता है कि इसको इस विधेयक पर कब मंजूरी मिली, कब राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। इस तरीके से आप इसमें ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा नरेंद्र मोदी ने इस कानून को अनौपचारिक रूप से नारी शक्ति बंधन अधिनियम का नाम दिया। तो इसको वैसे क्या नाम दिया गया? अनौपचारिक रूप से नारी शक्ति बंधन अधिनियम। इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें मेन बात यह है कि विधायिकाओं में महिलाओं की न्यूनतम 33% भागीदारी सुनिश्चित होगी। इसमें ये बात कही है कि लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को कितना आरक्षण मिलेगा? तो 33% आरक्षण दिया जाएगा। और इसके अलावा इसी संविधान संशोधन 106 जो संविधान संशोधन हुआ उसमें अनुच्छेद 239A में भी संशोधन किया गया। इसके तहत क्या है तो ये बात कर लेते हैं। इसके अलावा एक बात और जानने वाली है कि इसमें नए अनुच्छेद भी जोड़े गए हैं, जिसमें 330A, 332A, 334A। अब ये क्या है तो इन पे बात करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, ये मान के चलिए, ये आपको याद रखने हैं कि 330A क्या है, इसमें क्या जोड़ा गया। इस तो जान लेते हैं कि लोकसभा में अनुसूचित यानी कि SC और ST के लिए आरक्षण में से 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। यानी ये कह रहे हैं कि जो पहले से SC ST के लिए सीटें जितनी आरक्षित थी उन्हीं में 33% महिलाओं के लिए भी आरक्षित होंगी। ये आपको याद रखना है। अगला अनुच्छेद जो जोड़ा गया वो 332 है। इसमें क्या है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा में महिलाओं हेतु सीटों को आरक्षित किया जाएगा। तो प्रत्येक राज्य की विधानसभा में 33% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा 332A के तहत। इसके अलावा नया अनुच्छेद 334A में क्या है तो महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण के लागू होने से संबंधित शर्तों को स्पष्ट किया गया है। तो इसमें शर्तें दी गई हैं, किस किस शर्त पे 33% कैसे आरक्षण मिलेगा, कहाँ कैसा मिलेगा, उनके बारे में बात की गई है। इसके अलावा लोकसभा, राज्य विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी दिल्ली की विधानसभाओं में महिलाओं के आरक्षण 15 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा। ये बात याद रखने वाली, कितने वर्ष के लिए ये विधेयक में प्रावधान किया गया है तो 15 वर्ष के लिए। हालांकि संसद कानून द्वारा इसे बढ़ा सकती है, तो चाहे तो संसद इसमें
बढ़ोतरी कर सकती है। आगे जानने वाली न्यूज़ है, तो अगली न्यूज़ है कि आयुष्मान भव अभियान ये है क्या। तो आयुष्मान भव अभियान क्या है, तो उस पर याद रखने वाली बातें हैं कि द्रौपदी मुर्मू जी हमारी जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने गांधीनगर गुजरात से वर्चुअल माध्यम से आयुष्मान भव अभियान का शुभारंभ किया। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी, कहाँ से शुभारंभ किया है, तो ये वहाँ से गांधीनगर से किया गया है। अगली बात जानने वाली है तो इस टॉपिक पे कि मिथुन, यानी कि अगली न्यूज़ है कि मिथुन को खाद्य पशु का दर्जा दिया गया। तो मिथुन को खाद्य पशु का दर्जा दिया गया, तो इसका वैज्ञानिक नाम पूछ सकता है, तो बोस फ्रंटलिस बोस फ्रंटलिस इसका नाम है। और इसे प्राय पर्वतों के पशु के रूप में भी जाना जाता है, पर्वतों कैटल ऑफ द माउंटेन्स के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा इसकी संख्या पूछता है, तो उत्तरी पूर्वी राज्यों में अरुणाचल प्रदेश में मिथुन की सर्वाधिक संख्या है। तो अरुणाचल प्रदेश में इसकी संख्या सर्वाधिक है। इसके अलावा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में भी ये पाए जाते हैं। इसके अलावा अब इसको खाद्य पशु का दर्जा किसने दिया, तो ये फसाई ने मिथुन को आधिकारिक रूप से खाद्य पशु को मान्यता देती है, के रूप में मान्यता दे दी है। इसके अतिरिक्त मिथुन के मांस का नामकरण वीसी, इसके जो मांस का नाम रखा गया वो बीसी रखा गया है। तो ये बात जानने वाली है कि किसने दिया, फसाई ने दिया, और किसको दिया, मिथुन को दिया। क्या दिया, खाद्य पशु का नाम दिया, मान्यता दी, यानी इसको आप मांस की तरह यूज कर सकते हैं, खा सकते हैं इसका। तो और इस मांस को क्या नाम है, तो वीसी नाम है, वीसी नाम, ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखनी है। अगली न्यूज़ है, तो सांची भारत का पहला सौर शहर कौन सा है, तो सांची है। तो रायसेना ज़िले में है ये, मध्य प्रदेश के, और सांची के स्तूप के लिए ये फेमस है, और सांची के स्तूप के लिए फेमस, इसे द ग्रेट स्तूप भी कहा जाता है, और 1989 में सांची स्तूप बौद्ध विहारों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, ये आपको याद रखना है। तो सांची को जो है भारत का पहला सौर शहर घोषित किया गया है, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, कभी भी पूछ सकता है आपसे इस वाले यूपीपीसीएस के प्री में, या आगे भी जो एग्जाम हो सकते हैं उन सब में। इसके अलावा एक और बात जानने वाली है कि मोडेरा पहला एक सौर संचालित गांव बन गया, जो 24 घंटे लाइट से, यानी कि सोलर लाइट से चलेगा, सोलर पावर से चलने वाला मोडेरा गुजरात में एक गांव बन गया है, जो ऐसे आपका पहला मोडेरा का सौरीकरण किया गया सूर्यग्राम परियोजना के तहत। ये आपको जानने वाली बात है कि किस परियोजना के तहत, तो सूर्यग्राम परियोजना के तहत इसका मोडेरा का सौरीकरण किया गया, और पहला ये गाँव बन गया है जो 24 घंटे सौर ऊर्जा से संचालित होगा। अगला है कि एनसीईआरटी को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। विश्वविद्यालय अनुदान यानी यूजीसी की सलाह पर केंद्र सरकार द्वारा डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित किया जा सकता है किसी भी विश्वविद्यालय को। इसी नज़रिए से डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान कर दिया गया है किसको, एनसीईआरटी को। अब अगली न्यूज़ है कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में क्या क्या हो रहा है या क्या क्या है। तो इसमें कुछ जान लेते हैं कि कौन निकालता है, कैसे होती है, कब से शुरू हुई। तो 2019 में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम को लॉन्च किया गया। कब किया गया, तो ये पूछ सकता, तो 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम को लॉन्च किया गया। इस साल क्या जानकारी है, तो इस बारे में, तो नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के परिणामों को घोषित किया गया। इन परिणामों में श्रेणी 1 यानी 10 लाख से अधिक की श्रेणी में इंदौर पहले पे, आगरा दूसरे पे, और ठाणे महाराष्ट्र का वो 3rd नंबर पे आए हुए हैं, तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में। ये बात आपको ध्यान रखनी है, अगली बात जो ध्यान रखनी है वो एक श्रेणी 1 में उत्तर प्रदेश की स्थिति बताई जा रही है कि 10 लाख से जो ज़्यादा की अधिक संख्या वाले शहर हैं उनमें कौन है, तो आगरा, वाराणसी और गाज़ियाबाद। 3 से 10 लाख के बीच में मुरादाबाद और फिरोजाबाद आते हैं। अगली न्यूज़ है कि भारत मंडपम अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र, इसको लेकर क्या बात कही गई है, तो नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में जो प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र परिसर का उद्घाटन किया, यानी कि इसको बना दिया गया है नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र, और इस परिसर को भारत मंडपम नाम दिया गया है, जहाँ पे हमारी G20 की बैठकें हुई 9 सितंबर को, 9 या 10 सितंबर, 2 दिन के लिए। अगली न्यूज़ क्या है इसके बारे में, तो 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसी भारत मंडपम में ही किया गया। और अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट बात है कि विश्व की सबसे ऊंची नटराज की मूर्ति कहाँ लगाई गई है, तो यही भारत मंडपम में विश्व की सबसे ऊंची नटराज की मूर्ति स्थापित की गई है। इसके अलावा ये कितनी ऊंची है, तो ये 28 फीट ऊंची है। किससे बनी है, तो 8 धातु यानी अष्टधातु से निर्मित है। इस मूर्ति का निर्माण कैसे हुआ है ये पूछता है, तो लॉस्ट वैक्स कास्टिंग विधि, जो हमारी प्राचीन विधि है एक तरह से, उससे हमने इसको बनाया है। लॉस्ट वैक्स
कास्टिंग मेथड। इसमें पहले मोम का पुतला बनाते हैं, मिट्टी को लेपते हैं, उसको सेकते हैं, उसमें एक छेद करते हैं, फिर उसको गर्म करके उस मोम को निकाल देते हैं, उसमें फिर मेटल डालते हैं, उससे जो मेटल से फिर शेप जो बनती है उसको ही हम लॉस्ट वैक्स कास्टिंग मेथड बोलते हैं। अगली न्यूज़ है तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, तो ये क्या है और क्यों शुरू करेगी? तो नई दिल्ली से इसकी शुरुआत हुई, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा पहल की। और आप सभी जानते हैं कि इसमें क्या होता है, तो ये पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को विश्वकर्मा नाम दिया जाता है। उनको बढ़ावा देने के लिए इसी चीज़ को इन्होंने शुरुआत की। नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लॉन्च किया 17 सितंबर 2023 को। और यह योजना जो है वो पूर्णतः भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इसमें क्या होगा कि इस योजना हेतु MSME मंत्रालय को नोडल मंत्रालय बना दिया गया है। इस योजना का टैगलाइन क्या है? तो सम्मान, सामर्थ्य और समृद्धि। सम्मान, सामर्थ्य और समृद्धि। और यह योजना जो है 5 साल के लिए बनाई गई है, ये आपको याद रखना है। और इसमें क्या है, तो कारीगरों और शिल्पकारों को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा प्रमाण पत्र दिए जाएंगे और विश्वकर्मा ID कार्ड भी प्रदान किया जाएगा। अगली बात इसमें जानने वाली है आपको कि प्रथम ABDM माइक्रोसॉफ्ट क्या है। तो ये क्या है वो जान लेते हैं। तो ABDM यानी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, जो 2021 में शुरू किया गया था, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को। इसमें क्या है कि नेशनल हेल्थ सर्वे को कार्यान्वयन मंत्रालय बनाया गया। इस मिशन के लिए, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के लिए नेशनल हेल्थ अथॉरिटी को नोडल एजेंसी बनाया गया। इस साल क्या चर्चा में है, तो इसको लेके कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा 100 माइक्रोसॉफ्ट यानी 100 माइक्रोसाइट्स परियोजना के तहत आइजोल मिजोरम में प्रथम ABDM माइक्रोसॉफ्ट को लॉन्च किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि अगर ये आपसे पूछता है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा 100 माइक्रोसाइट्स परियोजनाओं के तहत प्रथम ABDM यानी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत ABDM माइक्रोसाइट को कहाँ लॉन्च किया गया, तो आइजोल में किया गया। आइजोल किसकी राजधानी है, तो मिजोरम की राजधानी है। ये आपको याद रखना है। अगली न्यूज़ है कि इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड प्रतियोगिता 2022। इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड प्रतियोगिता 2022, इसमें क्या जानने वाली बात है, तो इंदौर को भारत की सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी घोषित किया गया है। बस इतनी सी बात जानने वाली है। तो इस राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी अवार्ड किन किन को मिला? इंदौर, सूरत और आगरा। राज्य पुरस्कार किन को मिला? तो मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, यूपी और राजस्थान, जो तीनों तीसरे नंबर पे हैं दोनों एक साथ। अगली न्यूज़ है कि अमृत भारत स्टेशन योजना, ये क्या है, तो रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए नीति तैयार की गई थी, जिसके तहत इस साल क्या है, तो भारत अमृत स्टेशन योजना के भाग के रूप में देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास को आधारशिला रखी गई। अब 508 जो है रेलवे स्टेशन का पुनरुद्धार किया जाएगा। ऐसे ही अगली न्यूज़ है, और ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपकी, NMPI राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, जो नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। और ये सबसे पहले ऐसा ही एक सूचकांक जारी किया जाता था UNDP के द्वारा, मानव विकास रिपोर्ट सूचकांक, बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी MPI के रूप में 2010 से ही। लेकिन इसमें 3 आयाम होते थे, जिसमें 10 मानक होते थे, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रहन सहन का स्तर, इन 3 आयामों के बेस पे UNDP 2010 से MPI यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को निकालती है। और हमारे नीति आयोग ने इसकी जगह NMPI निकाला, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक का निर्माण किया। इसमें भी 3 आयाम हैं, लेकिन इसमें जो संकेत हैं वो 12 हैं, 10 की जगह 12 हैं। और ये इस साल दूसरा संस्करण है, और प्रथम संस्करण 2021 में जारी किया गया था। और ये जो नवीन रिपोर्ट जारी की गई है नीति आयोग द्वारा, वो हमारे NH यानी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5, ये याद रखना है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 2019-2021 पर आधारित है। ये बहुत बड़ी बात है आपको याद रखने वाली, यानी NFHS 5 इनके बीच की तुलना की गई है, और इसके बेस पे हमने ये रिपोर्ट जारी करी है। क्या रिपोर्ट में कहा गया है, तो 15-16 से लेकर 19-21 के मध्य में रिकॉर्ड 13.5 करोड़ यानी कि 135 मिलियन लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं। तो इस तरीके की बातें हैं। और सबसे ज़्यादा जो गरीबी कम हुई है वो शीर्ष राज्य कौन से हैं, तो UP, बिहार और मध्य प्रदेश, इन दोनों में। इसके अलावा भारत में 15-16 में जो गरीबी थी, बहुआयामी गरीबी थी, वो 24.85% थी। 24 यानी 24.85%।
वो 19-21 में घटकर 14.96 यानी 14.96% रह गई, यानी 14% रह गई। तो कितनी की कमी आई है? तो 9.89% की कमी आई है। ये सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ 13.5 करोड़ लोग जो हैं बहुआयामी गरीबी से बाहर आ गए, ऐसा सरकार का कहना है। अब इस सबसे ज़्यादा कमी किस राज्य में आई है वो जान लेते हैं। तो बिहार में पहले 51.89 थी, वो 33.76 पे आ गई है। वहीं यूपी की जान लेते हैं तो 37.68 थी, जिसमें 22.93 रह गई है। तो अभी यूपी में अगर गरीबी पूछता है, बहुआयामी गरीबी पूछता है, तो आप कितनी बचाएंगे? 22.93, 22.93। केरल सबसे कम बहुआयामी जनसंख्या वाला राज्य है। ये बात जानने वाली है कि केरल में सबसे कम बहुआयामी गरीबी जनसंख्या रहती है। इसके अलावा यूटी की अगर बात करते हैं तो सर्वाधिक कहाँ पे है? दादर नागर हवेली एवं दमन दीव में सर्वाधिक है, और पुडुचेरी में सबसे कम बहुआयामी गरीबी जनसंख्या निवास करती है। इसके अलावा जान लेते हैं कि बहुआयामी गरीबी जनसंख्या में कमी किन राज्यों में आई है सबसे ज़्यादा? तो बिहार में सबसे ज़्यादा, फिर मध्य प्रदेश में, और फिर यूपी में आई है। तो ये आपको जानने वाली बात है। कुछ 1-2 पॉइंट यूपी को लेके स्पेशल के लिए जान लेते हैं कि सर्वाधिक और न्यूनतम बहुआयामी वाले ज़िले कौन से हैं। तो सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी और न्यूनतम बहुआयामी गरीबी किस में है वो जान लेते हैं। तो बहराइच में 54.44 है, और गाज़ियाबाद में 6.93 है। श्रावस्ती में 49.62 है, लखनऊ में 8.48% है। तो महाराज ज़िले में बहुआयाम गरीबी जनसंख्या में सर्वाधिक कमी 29.64 की दर्ज की, यानी सबसे ज़्यादा कमी किस राज्य में आई है? तो महाराजगंज ज़िले में आई है। ठीक है, अगली न्यूज़ आपके लिए जानने वाली है, वो है नए संसद भवन का उद्घाटन। चूँकि आपको पहले पता है कि पहले जो संसद भवन था उसको बनाने वाले थे एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर, इसलिए, और इन्होंने जो प्रोजेक्ट चलाया था इसके लिए वो सेंट्रल विस्टा कॉम्प्लेक्स के रूप में, यानी सेंट्रल विस्टा परिसर की परिकल्पना की थी। 1931 में इसको बनाया गया। इसी की तर्ज पर हमने नरेंद्र मोदी जी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया सितंबर को, 28 मई को, और इसके परिप्रेक्ष्य में 75 रुपये का सिक्का और स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। लोकसभा कक्ष में स्पीकर की कुर्सी के ठीक बगल में पवित्र सेंगोल भी स्थापित किया गया है। इसके अलावा ये त्रिभुजाकार आकार में है, ये बात आपको रखनी है, और 4 मंजिला है। संसद भवन जो है वो 4 मंजिला है, ये याद रखना है। त्रिभुजाकार में ये याद रखना है। और 3 मुख्य प्रवेश द्वार हैं, जिनके नाम है ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार, कर्म द्वार। कौन से नाम है ये याद रखने हैं। ये ऑप्शन में आ सकता है कि बताइए इनमें कौन से द्वार जो है वो नए संसद भवन में है। तो कौन से वो आपको याद होने ही चाहिए। ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार, कर्म द्वार। लोकसभा सदस्यों हेतु 888 और राज्यसभा में 384 सदस्य बैठ सकते हैं। इनकी क्षमता है नए संसद भवन की कि लोकसभा में 888 लोग बैठ सकते हैं और राज्यसभा में 384 लोग बैठ सकते हैं। नए संसद भवन में लोकसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है, यानी कि जो लोकसभा का आंतरिक हिस्सा है वो राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है। राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा किस पे है? तो पुष्प कमल पर है, राष्ट्रीय पुष्प कमल पे आधारित है। और नए संसद भवन के प्रांगण में राष्ट्रीय वृक्ष हमारा जो बरगद है वो लगाया गया है। ये 3 बातें इंपॉर्टेंट है जो आपको जाननी चाहिए कि लोकसभा के मामले में मोर, राज्यसभा के मामले में कमल, और प्रांगण या नए संसद भवन के प्रांगण में जो कौन सा बरगद है तो राष्ट्रीय वृक्ष है तो बरगद है। अब बात कर लेते हैं इस सेंगोल को, जो सेंगोल हमारा लगाया गया, कहाँ लगाया गया? तो हमारे स्पीकर के कुर्सी के ठीक बगल में एक पवित्र सेंगोल को स्थापित किया गया है। तो ये सेंगोल क्या चीज़ है तो इसके बारे में जान लेते हैं कि इस सेंगोल को तमिल अधीनम यानी धार्मिक मठ द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया अंग्रेज़ों से भारत को सत्ता से के हस्तांतरण का प्रतीक है। तो जो अंग्रेज़ों से सत्ता हस्तांतरण की गई उसका प्रतीक है सेंगोल, और उसी को हमने लोकसभा स्पीकर के बगल में लगा दिया है। इसमें अगली न्यूज़ है कि उड़ान 5.2 क्या है? तो उड़ान 5.2, अब उड़ान को शुरू किया गया था 2016 में पहली बार, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय नागरिक विमान नीति के तहत उड़े देश का आम नागरिक, ये पहल के तहत हमने उड़ान योजना शुरू करी थी। और अप्रैल 2017 में इसको लेके उड़ान योजना की पहली उड़ान शिमला से दिल्ली के बीच प्रारंभ हुई। कहाँ से? तो पहली उड़ान जो शुरू हुई वो शिमला से दिल्ली वो शुरू हुई। इस बार क्या है तो 21 अप्रैल 2023 को उड़ान 5.0 शुरू की गई थी। इसी के अंतर्गत नया चरण है ये। और इसमें नई बात क्या है तो 24 मई को नागर विमान मंत्रालय द्वारा हेलीकॉप्टर मार्गों से 5.1 योजना की शुरुआत की गई। और 5.1 योजना का उद्देश्य देश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर के माध्यम से कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है। पहले हवाई जहाज जाते थे, अब हेलीकॉप्टर जाएंगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव हुए
और कर्नाटक में कितनी को लोकसभा सीट विधानसभा सीटें हैं, सॉरी, वो 224 सीटें हैं, ये आपको याद रखना है। और इसके अलावा जो ध्यान रखने वाली कोई खास बात नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं तो अगली है कि भारत में जल निकायों की प्रथम जनगणना, भारत में जल निकायों की प्रथम जनगणना, इसको लेके क्या न्यूज़ है तो वैश्विक यानी कि भारत जो है विश्व की जनसंख्या कितनी रहती है, लगभग 18% रहती है, और मात्र हम लोग 4% जल ही भारत में विद्यमान है पीने का। तो इसमें क्या बात है कि भारत में जल निकायों की पहली जनगणना रिपोर्ट जारी करी गई है। कौन सी है? पहली है, पहली जल निकायों की गणना रिपोर्ट की गई है, और इसको यह रिपोर्ट जो है वो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। कह रहे हैं कि देश में कुल इतने यानी कि 24,24,540 जल निकाय हैं। कितने हैं? 24,24,540 जल निकाय हैं। इसके अलावा इन जल निकायों की संख्या के मामले में शीर्ष 5 राज्य यानी कि सबसे ज़्यादा जल निकाय कहाँ है तो पश्चिम बंगाल, यूपी, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और असम में है। ये याद रखने वाली बात है, वेस्ट बंगाल, यूपी और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और असम। अगली न्यूज़ है कि इसके अलावा इसमें नई बात है कि कुल जल निकायों में 78% यानी कि 78% मानव निर्मित है और 22% जो है वो प्राकृतिक जल निकाय है। ये याद रखने वाली बात है कि 78% हमने मैन मेड है और 22% नेचुरल। 22% कैसे हैं? नेचुरल है। केरल जल बजट तैयार करने वाला पहला राज्य, ये बात याद रखिए। केरल कौन सा राज्य है? पहला जिन्होंने जल बजट निकाला है। तो किसी प्रणाली में प्रवेश करने वाले और उससे बाहर निकलने वाले जल की मात्रा को मापता है, उसको जल बजट के अंतर्गत लाते हैं। तो क्या है तो मुख्यमंत्री के पिनराई विजयन जो हैं उन्होंने पहला जल बजट अपना जारी किया। इसमें कुछ खास बात नहीं है, बस ये है कि इसमें है कि इस जल बजट के अंतर्गत प्रथम चरण में 15 ब्लॉक पंचायतों और 94 यानी 94 ग्राम पंचायतों को समाहित किया जाएगा। तो मेन बात क्या है तो इस बार जान लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 इसको जारी किया गया और मतलब मनाया गया। अमेरिका में ये संपन्न हुआ, न्यूयॉर्क में। और इस सम्मेलन में सह मेज़बानी किसकी थी? ताजिकिस्तान और नीदरलैंड द्वारा इसको मेज़बानी इसकी की गई। और ये कहाँ पे आयोजित हुआ? तो ये न्यूयॉर्क, अमेरिका में आयोजित हुआ। इसके बाद अगली न्यूज़ आप जान लें कि इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है कि भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम, भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम कहाँ बना है? तो ये जान लीजिए कि सीकरी, जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा ज़िले के अरगम गांव को भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम घोषित किया गया है या बन गया है। ये कौन सा है? तो बांदीपोरा ज़िला, अरगम गांव है, जम्मू कश्मीर का गांव है। ये बात आपको याद रखनी है। ये इसके अलावा हे आन वे विश्व का पहला पुस्तक नगर घोषित किया गया। इसके साथ ही यह वेल्स, यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। यानी कहाँ है? वेल्स, यूनाइटेड किंगडम में। कौन सा? हे ऑन वे, ये विश्व का पहला पुस्तक नगर है। ठीक है। इसके बाद अगली जानने वाली बात है कि मई 2017 में भिलार गांव जो महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित है, देश के पहले पुस्तक ग्राम के रूप में मान्यता इसको दी गई थी। अप्रैल 2022 में झारखंड का जामताड़ा हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बना था। इसके अलावा दिसंबर 2022 में केरल के धर्मदम को भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र घोषित किया गया। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये तो है ही। इसके अलावा ये भी इम्पोर्टेंट है कि पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र किसको घोषित किया गया था? तो केरल के धर्मदम को। अगली बात है कि अगर अरावली ग्रीन वॉल परियोजना ये क्या है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई पिछले टाइम से चल रही है, लेकिन आप इसको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें 4 राज्य आ रहे हैं, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। यूटी है, लेकिन इसमें हम लोग इस तरीके से देखते हैं कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है कौन? अरावली। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। इसके अलावा अरावली पर्वत श्रृंखला को अपक्षय, अपरदन और मरुस्थलीकरण एवं भूमि क्षरण से बचाने के लिए इस जो अरावली ग्रीन वॉल परियोजना की शुरुआत की गई। इसमें क्या किया जाएगा इसके बारे में बात करें तो इसके साथ ही ये कब शुरू करी गई? तो ये अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च के अवसर पर हरियाणा के टिकली गांव से इस परियोजना का शुभारंभ किया गया। कब? 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के तहत और हरियाणा के टिकली गांव से इसको शुरू किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अरावली पर्वत के आसपास 5 किलोमीटर के बफर क्षेत्र को बनाना है इसका मिशन। इसके अलावा उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022 से 27 ये क्या है? तो इसको जान लें। इससे पहले इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि खास प्रसंस्करण उद्योग के में भारत खाद्य बाजार का 32% और विनिर्माण सकल घरेलू उत्पाद में 14%, निर्यात का 12% और कुल औद्योगिक निवेश का 6% ये क्षेत्र आता है। कौन सा? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, यानी जिसको हम FPI बोलते हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री।
तो इस तरीके से इसकी हिस्सेदारी है। इसमें भी उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 6% है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश खास खाद्य प्रसंस्करण उद्योग तृतीय क्षेत्र में आता है, यानी टर्सरी लेवल का इस यूपी में इसको मानते हैं FPI को। तो इस साल क्या न्यूज़ है, तो उत्तर प्रदेश ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022-27 को मंजूरी प्रदान कर दी है और यह नीति अगले 5 वर्ष तक नई कार्यान्वयन नीति तक प्रभावी रहेगी। अगली न्यूज़ है कि आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा यानी राष्ट्रीय दल का दर्जा दे दिया गया है और इसके बाद अब 6 पार्टियां जो है वो नेशनल पार्टी बन चुकी हैं। अब ये दर्जा देते कैसे हैं, ये बात आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पॉलिटी में भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और कौन सी पार्टियां हैं वो पूछी जा सकती हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आप ये जान लें कि कौन से मानदंड हैं जिसके तहत किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा देते हैं। तो पहला है कि लोकसभा या विधानसभा के किसी आम चुनाव में उस दल को न्यूनतम किन्हीं 4 राज्यों में से प्रत्येक राज्य में कुल वैध मतों का न्यूनतम 6% मत प्राप्त हुए हों और यानी प्लस उसने लोकसभा की न्यूनतम 4 सीटें जीती हों। इसके अलावा दूसरी शर्त है कि लोकसभा के पिछले आम चुनावों में उस दल ने कुल सीटों की न्यूनतम 2% सीटों पर विजय प्राप्त की हो और प्लस उस सदन में न्यूनतम 3 राज्यों से दल के प्रत्याशी निर्वाचित हुए हों। तीसरी बात, उस राजनीतिक दल को 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल का यानी स्टेट पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त हो। अब इन तीनों में से किसी एक शर्त को भी पूरा करती है कोई पार्टी तो उसको हम राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान करने की योग्य मानते हैं। इसमें याद रखने वाली बात यह है कि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया गया है, लेकिन अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस जिसको AITMC और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी CPI और इसके साथ ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP से राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया गया। यानी 3 पार्टियों से ले लिया गया है, एक पार्टी को दे दिया गया है। तो वर्तमान में कुल कितनी संख्या हो गई है 6 और कौन सी ये पार्टियां 6 हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले एक बात जान लेते हैं कि चुनाव चिन्ह आरक्षण आवंटन आदेश 1968 के तहत राज्य यानी स्टेट के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शामिल है। तो हम लोग दिल्ली को जो है चुनाव चिन्ह आरक्षण व आवंटन आदेश 1967 के तहत राज्य के रूप में इसको गिनते हैं। इसीलिए जो हमारी आप पार्टी है उसको भी दिल्ली के राज्य के रूप में मानते हुए 4 राज्यों में इसका ये जो तीसरा कंडीशन है वो बन गया है और इसीलिए इसको ये पार्टी के रूप में मान्यता मिल गई है। तो इसमें कौन सी 6 पार्टियां हैं, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसको मार्क्सवादी पार्टी है ये CPIM बोलते हैं, नेशनल पीपुल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी जो नई बनी है, इसको याद रखना है। अब हम अगली न्यूज़ पे जाते हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम ये क्या है, तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है तो आप जानते हैं कि छोटे छोटे इस कार्यक्रम में क्या है, छिटपुट जनसंख्या वाले जो सीमित और कनेक्टिविटी वाली जो संरचना गाँव हैं उन सबको जोड़ना है और यही एक तरह से ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम कार्यक्रम है। इसमें इस कार्यक्रम को अरुणाचल प्रदेश से अंजोव जिले यानी अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले के एक सीमावर्ती गांव केबिथु जो सबसे ईस्ट वाला पॉइंट है, वो आप हमारी दूसरी वीडियो जो ज्योग्राफी की वीडियो है आप उसमें देख सकते हैं। मैंने आपको समझाया है कि ईस्ट और वेस्ट और नॉर्थ और साउथ के कौन से पॉइंट हैं जो आपसे क्वेश्चन में पूछते जाते रहते हैं। तो उसके लिए आप हमारी वीडियो देख सकते हैं कि केबिथु कैसे है, कहाँ है, क्या होता है, इसका रोल क्या है। तो केबिथु से इसको लॉन्च किया गया और यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसकी मंजूरी 2022-23 में से 2025-26 के लिए प्रदान की गई, यानी कि इतने पीरियड के लिए ये प्रदान की गई। इस योजना के तहत 4 राज्यों यानी हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड, कौन से हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और UK यानी उत्तराखंड और इसके साथ ही लद्दाख के ऊपरी सीमा से सटे 19 जिलों के 46 ब्लॉकों में 2967 गाँवों को समग्र विकास के लिए शामिल किया गया है। तो उन सबका विकास करने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चलाया गया है। अगली जानने वाली बात है कि इन सब यानी मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में भी विधानसभा चुनाव हुए और क्या नतीजे रहे उनको हम एक नज़र में देख लेते हैं कि मेघालय में 10वीं मेघालय विधानसभा के चुनाव हुए और यहाँ पे कुल सीटों की संख्या 60 है और इसमें जो CM बने हैं वो हैं कॉनराड के संगमा, नेशनल पीपुल्स पार्टी के रूप में उभर कर आई और कॉनराड के संगमा ने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। इसके साथ ही थॉमस ए संगमा को 11वीं जो लोक मेघालय विधानसभा का अध्यक्ष भी चुना गया है। इसके साथ ही नागालैंड की बात कर लें तो 13वीं नागालैंड विधानसभा के चुनाव हुए
सॉरी माफ़ करिएगा कि यहाँ 13वीं 10वीं समाप्त हुई और 11वीं के चुनाव हुए, और यहाँ हमारी नागालैंड की जो बात चल रही है वो 13वीं समाप्त हुई और 14वीं लोकसभा के यानी नागालैंड की विधानसभा के चुनाव हुए। 14वीं विधानसभा के चुनाव हुए और जो नागालैंड में कुल सीटें हैं वो भी 60 हैं, मेघालय में भी कुल कितनी सीटें हैं वो भी 60 हैं, और यहाँ जो पार्टी जो प्रभावशाली पार्टी बनी है वो नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी है। और नागालैंड के इतिहास में पहली बार कोई महिला विधायक के रूप में निर्वाचित हुई जिनका नाम है हेकानी जुगालू, हेकानी जखालू, हेकानी जखालू। कहाँ से जीती हैं? तो दीमापुर 3rd निर्वाचन क्षेत्र से विजयी घोषित की गई हैं। इसके अलावा नेफ्यू रियो जो NDPP पार्टी के नेता हैं, उनको 5वें कार्यकाल हेतु नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलवाई गई। अगला है कि राज्य त्रिपुरा, जहाँ पे 12वीं की समाप्ति हुई कार्यकाल की और 13वीं विधानसभा के चुनाव हुए। यहाँ भी कुल सीटों की संख्या 60 है विधानसभा की, और यहाँ पे जो हमारे मुख्यमंत्री बने हैं वो हैं माणिक साहा। ठीक है, अगली जो न्यूज़ है वो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है, और इंडिया जस्टिस रिपोर्ट का 3रा संस्करण इस साल जारी किया गया। इस रिपोर्ट का प्रथम संस्करण 2019 में प्रकाशित किया गया था। 2 श्रेणियों में यह विभक्त होती है, इसमें बड़े एवं मध्यम आकार के राज्य आते हैं और दूसरे में आते हैं छोटे राज्य। तो बड़े वाले में क्या है कि इनको 112 संकेतकों के आधार पर श्रेष्ठ और मध्यम और खराब श्रेणी में विभाजित किया जाता है। तो बड़े शहरों में जान लेते हैं और छोटे राज्यों में जान लेते हैं कि कौन कौन है। तो शीर्ष 3 राज्य कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना है, और इधर हमारे बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे लास्ट में है। इसके साथ ही MV गंगा विलास जो पिछले टाइम से काफ़ी न्यूज़ में है, MV गंगा विलास विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज़ है, जिसको 13 जनवरी को प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व के सबसे लंबे नदी क्रूज़ MV गंगा विलास को वाराणसी से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, और ये असम के डिब्रूगढ़ जिले के बोगीबिल में जाकर पूर्ण हुई। वाराणसी से लेके असम के डिब्रूगढ़ जिले के बोगीबिल में जाकर पूर्ण हुई। तो MV गंगा विलास क्रूज यात्रा राष्ट्रीय जलमार्ग 1 और राष्ट्रीय जलमार्ग 2 से होकर गुजरी। ये आपको जानने वाली बात है कि NW नेशनल वाटरवे 1 और NW 2 से होकर ये यात्रा पूरी हुई। और आप जानते ही हैं कि नेशनल यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली पर निर्मित है, और दूसरा जो हमारा NW 2 है वो ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली पर है। इसमें अगली बात जानने वाली है कि गंगा विलास क्रूज सेवा निजी संचालक मेसर्स अंतारा रिवर क्रूज द्वारा संचालित किया गया। अगली बात जानने वाली है कि केरल ऐसा राज्य बन गया है जिसने अपनी क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला ये पहला उच्च न्यायालय वहाँ का बन गया है, केरल का। और कौन सी भाषा? तो आप सभी जानते हैं, मलयालम में। तो मलयालम में अपना निर्णय देने वाला ये पहला क्षेत्रीय भाषा में मलयालम में निर्णय देने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय बन गया है, केरल उच्च न्यायालय। तो निर्णय कौन से दिए, ये बात अगर पूछता है तो आप बताएंगे कि वाहन क्रय ऋण और दूसरा चेक डैम के निर्माण से संबंधित निर्णय, ये 2 निर्णय इन पे बात की गई थी और इनको मलयालम में प्रकाशित किया गया। अगला इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, इसको आप स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि हुगली जंक्शन विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बन गया है, क्योंकि इससे पहले इसके कई नाम भी थे तो अलग अलग है। SSS हुगली जंक्शन, फाइनली इसका नाम हमने हुगली जंक्शन कर दिया है। इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है हुगली जंक्शन को, और ये प्लेटफॉर्म नंबर 8 को इसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। इसकी लेंथ जो है वो कितनी है? 1507 मीटर है। इसी वजह से इसको शामिल किया गया है, क्योंकि इससे पहले उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जिला रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म जो उसकी लंबाई 1366 थी वो सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म माना जाता था। अब जो है वो हुगली जंक्शन हो गया है, इसको आपको याद रखना है। अगली न्यूज़ है कि विदिशा 5G तकनीक लागू करने वाला भारत का पहला आकांक्षी जिला बन गया है। तो विदिशा आकांक्षी जिला कार्यक्रम जो 2018 में शुरू किए गए थे, उनको लेके आज विदिशा की बात करें तो 5G उपयोग मामलों में जमीनी स्तर पर भारत का पहला आकांक्षी जिला बन गया है, इसको हासिल हुआ है। इसके साथ ही कोल्लम जो केरल का है उसको भारत का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित कर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट बात है कि कौन सी जगह है, तो केरल के कोल्लम को भारत का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया। और ये क्यों बना संविधान साक्षर जिला? तो इसमें एक संविधान साक्षर अभियान 2010 सिटीजन 2022 चल रहा था, जिसके तहत सबको इस मिशन का मुख्य उद्देश्य अभियान का था कि जिले को संवैधानिक रूप से साक्षर जिला बनाना था। इसके तहत इस कोल्लम को
संविधान साक्षर जिले के रूप में घोषित किया गया। अगली न्यूज़ है कि इस अभियान के अंतर्गत शामिल लगभग 2000 प्रशिक्षकों को सीनेटर के रूप में कहा गया है, इनको कहा जाता है सीनेटर। अगली है कि राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या है। तो इसके बारे में जान लेते हैं कि राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या है, कब शुरू हुआ या क्या लक्ष्य है। तो इसके टारगेट्स क्या क्या हैं, इनके बारे में जानने से पहले कि वर्ष 2047 तक भारत को एक ऊर्जा स्वतंत्र यानी एनर्जी इंडिपेंडेंट राष्ट्र के रूप में रूपांतरित करने के लक्ष्य के रूप में निर्धारित किया गया है। 2070 तक भारत चाहता है कि हम नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया भारत सरकार द्वारा। इसके साथ ही राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी गई है और इस मिशन से 2030 तक निम्न संभावित परिणाम अपेक्षित हैं। तो इसमें कई सारे परिणाम हैं, जिसमें एक इम्पोर्टेंट आप जान लीजिए कि 125 गीगावाट की संबंध अक्षय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के साथ प्रतिवर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास करना है। कितना? 5 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष करना है और 125 गीगावाट की संबद्ध अक्षय ऊर्जा क्षमता का विकास करना है। इसके साथ ही राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के उद्देश्य को भी, इसमें कौन कौन से उद्देश्य इंपॉर्टेंट हैं वो जान लेते हैं कि भारत को विश्व में ग्रीन हाइड्रोजन का अग्रणी उत्पादक और आपूर्तिकर्ता बनाना। इसके साथ ही आयातित जीवाश्म पर निर्भरता में कमी करना, जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं जीवाश्म ईंधन, उनमें कमी लाना, इस तरीके के हमने लक्ष्य रखे गए हैं। इसके साथ ही इसमें और एक जानने वाली बात है कि हरित हाइड्रोजन क्या होती है। इस प्रकार से उत्पादित हाइड्रोजन है जिसमें प्रति किलोग्राम हाइड्रोजन के उत्पादन में 2 किलोग्राम से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन ना हो, उसको हम हरित हाइड्रोजन बोलते हैं। यानी कि अगर हम 1 किलोग्राम हाइड्रोजन उत्पादन कर रहे हैं और उसमें 2 किलोग्राम से ज़्यादा CO2 ना अगर निकले, तो उस जो हाइड्रोजन को हम कौन सी ग्रीन हाइड्रोजन का नाम देते हैं, कौन सी ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। अगली है कि वायनाड जो है सभी जनजाति लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला पहला जिला बन गया है। तो केरल का जो वायनाड है वहाँ पे क्या हुआ कि सभी जिले यानी वायनाड जिला सभी जनजाति समूहों लोगों को बुनियादी दस्तावेज और सुविधाएं प्रदान करने वाला देश का पहला बन गया है, जिसके अंतर्गत आधार कार्ड, राशन कार्ड, मृत्यु, जन्म प्रमाण पत्र, चुनाव पहचान पत्र, बैंक खाता, स्वास्थ्य बीमा आदि भी शामिल होंगे। तो इन सब सुविधाओं को वो देने वाला पहला जिला केरल का वायनाड बन गया है भारत का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र कहाँ लगाया गया या क्या है, तो इसके बारे में जान। तो तरल अपशिष्ट क्या होते हैं आप जानते हैं कि वर्षा जल अपवाह और मानव गतिविधियों से उत्पन्न जल का दूषित रूप ही हम क्या जानते हैं, तरल अपशिष्ट के रूप में जानते हैं। इसके अलावा कुछ बात जान लेते हैं कि तिरुपति नगर निगम आंध्र प्रदेश ने फाइटरोइड तकनीक पर आधारित देश के सबसे बड़े तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र का उद्घाटन किया है। किसने? तिरुपति नगर निगम आंध्र प्रदेश ने। और कौन सी टेक्निक है? फाइटरोइड तकनीक। तो तिरुपति स्थित विनायक सागर झील के जल के पुनः उपयोग के उद्देश्य से इसको स्थापित किया गया, इसको बनाया गया। किस उद्देश्य से? तो जो विनायक सागर झील को पुनः उपयोग के उद्देश्य से यूज करने के लिए हमने इसको बनाया है। तो ये जानने वाली बात है कि तिरुपति में स्थित, यानी कि हमारे आंध्र प्रदेश में कौन सी झील है? विनायक सागर झील है। तो ये पूछ सकता है कि विनायक सागर झील कहाँ है, तो आप कहाँ बताएंगे? आंध्र प्रदेश। इसके साथ ही इस तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र को स्वच्छ आंध्र मिशन पहल के भाग के रूप में स्थापित किया गया, ये भी आपको याद रखना है। एशिया का सबसे बड़ा सीवेज उपचार संयंत्र जो बन रहा है, अभी बना नहीं है, वो नई दिल्ली में, तो एशिया का सबसे बड़ा सीवेज उपचार संयंत्र ये होगा। इसके बाद हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सौर संयंत्र, ये खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं चाहें तो, फिर भी जान लेते हैं कुछ बातें कि मुंबई की जो एक सोसाइटी है, आवासीय सोसाइटी विवेरिया कॉन्डोमिनियम, इसको स्वच्छ ऊर्जा की आपूर्ति की गई है। बस इतनी सी इसमें बात है कि सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए महाराष्ट्र के हिमायत नगर में 3.125 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की है, जिसके जरिए क्या होगा कि जो कॉलोनी है, ये आवासीय सोसाइटी है विवेरिया कॉन्डोमिनियम, इसको स्वच्छ ऊर्जा की आपूर्ति की जाएगी। बस इतनी सी बात है इसमें। इसके अलावा इसमें न्यूज़ है कि केरल जो है वो देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया है, ये आपको याद रखना है। कौन सा राज्य बन गया है? पूर्ण बैंकिंग राज्य, डिजिटल बैंकिंग को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है केरल। अगली इसमें खबर है कि स्मार्ट कार्यक्रम क्या है, तो ऐसा पूछते हैं तो स्मार्ट का पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं कि स्कोप फॉर मेनस्ट्रीमिंग आयुर्वेदिक रिसर्च इन टीचिंग फॉर प्रोफेशनल्स, यानी ये कहना चाह रहे हैं कि आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने हेतु स्मार्ट कार्यक्रम को इन्होंने शुरू किया है। इस कार्यक्रम को इन दो संस्थाओं ने शुरू किया है, जिसको आप पढ़ लेंगे कि नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन
और दूसरा है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस ने संयुक्त रूप से प्रारंभ किया है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही ये राष्ट्रीय कार्यक्रम वाला, राष्ट्रीय परिदृश्य वाला ये आपका सेक्शन ख़त्म होता है और कल हम आपको इसी के अगले सेक्शन के को लेके उपस्थित होंगे। तब तक आप इसका रिवाइज़ करें, अपना चीज़ें पढ़ते रहें, टेस्ट लगाते रहें। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आप अपनी कॉपी जो भी पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन करते रहें, जो टेस्ट लगा दिए उनका रिवीजन बहुत ज़रूरी है, और करंट अफेयर जो हम पढ़ा रहे हैं और जो आपने पढ़ ली है उसका रिवीजन बहुत ज़रूरी है। और रिवीजन कर